इन बिटवीन आपके जो बाकी एग्जाम्स रहते हैं वो आप वो अटेम्प्ट करते रहो। तो वो उसको आप ऐसे लो कि यार ये तो मेरी प्रैक्टिस है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। एटली एक ही चीज बच जाती है, परफॉर्मेंस, आपकी एक्यूरेसी एंड आपके क्या परफॉर्मेंस है। एंड अगर मैं पहले की बात करूं, जब अपन लोग कोचिंग किया करते थे, जब अपन ने प्रिपरेशन की थी, तो अपन को ऑफलाइन जाना पड़ता था। हेलो डियर लर्नर्स, आई एम दीपेंद्र शुक्ला। पॉडकास्ट में हमारे साथ में है डॉक्टर जसपाल सिंह सर और हमारी प्यारी हर्षना मैम। सो आपको देखिए, बहुत दो टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में। एक जिनका प्री क्लियर हो गया है और वो मेंस एग्जाम्स के लिए लिखने जा रहे हैं, और दूसरे वो जो बहुत कंफ्यूजन में है कि थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उनको एग्जाम लिखना चाहिए, डाउट में है कि ईएससी के लिए प्रिपेयर करें या फिर अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर के आज हम लोग इस पॉडकास्ट में आ गए। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और सबसे बेसिक क्वेश्चन से सर के साथ में। सर क्या लगता है ईएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे अच्छा टाइम क्या है शुरू करने के लिए? देखो, जैसा आज का कंपटीशन है उस हिसाब से तो आपकी प्रिपरेशन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हो जानी चाहिए। तो तब से अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि सेमेस्टर में जो टॉपिक्स रहते हैं सारे टॉपिक्स वही हैं हमारे। सेकेंड ईयर के एंड तक जो भी मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो एक बैलेंस बना रहेगा आपके कॉलेज की स्टडीज़ के भी, और बैलेंस बना रहेगा आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी, और बीच में जो बाकी एग्जाम्स आते हैं उनकी प्रिपरेशन भी आपकी पैरेलली होती रहेगी। तो अगर मैं T=0 डिफाइन कर रहा हूँ कि यार यहाँ से मुझे स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन, तो जब आपका सेकेंड ईयर खत्म हो रहा है या थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है तब से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। जी ओके, सो बट सर मेरे को ऐसा लगता है कि आधे बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती, और जिनको अवेयरनेस होती है उनको थोड़ी बहुत होती है, एंड उन लोगों ने ऐसा माइंडसेट बना लिया होता है कि यार ईएससी ये तो अपन नहीं कर सकते, हम या तो जेई का कोई एग्जाम निकाल लेंगे या एई निकाल लेंगे, बट ईएससी हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत हाई फाई लेवल का एग्जाम होता है, हम नहीं कर सकते। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी प्रिपरेशन वेरी करती है, जेई, एई, ईएससी, गेट, या सब सेम ही होती है, हमारा माइंडसेट ही हमको बदलना चाहिए? देखो, आज का टाइम ही ऐसा है कि हमें शॉर्टकट सॉल्यूशन चाहिए होता है हर चीज़ का, exactly. इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है हमें। हर जगह देख सकते हैं हम, चाहे हमारा खाना पीना हो, चाहे हमारा ट्रैवल हो, चाहे हमारी एग्ज़ाम कौन सा दें इसको सेलेक्ट करने के पीछे थॉट प्रोसेस जो हो, मतलब हर चीज़ हमें इंस्टेंट चाहिए होता है कि यार जल्दी से हो जाए। तो आज का मतलब ट्रेंड ही ऐसा है। इसीलिए इंजीनियरिंग सर्विसेज इतनी पॉपुलर नहीं है उन एस्पिरेंट्स के बीच में जो लोग प्रिपरेशन करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। और क्योंकि इतनी पॉपुलर नहीं है या इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से कंपेयर करूंगा। जेई में लगना बहुत ही आसान है, एई में सेलेक्ट होना बहुत ही आसान है, डिपेंड करता है कौन सा स्टेट से आप दे रहे हो। कंपटीशन कम होता है, डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है। अगर प्रिपरेशन मेरी मॉडरेट भी है तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है। बट ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि जेई प्रमोट होके एई बन जाए। yes. अगर होता भी है तो 6-7 साल लग जाते हैं नॉर्मल, डिपेंडिंग अपॉन डिपार्टमेंट एंड स्टेट। अगर आप एई लगते हो तो 6-7 साल लग जाएंगे आपको एवरेज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने में। अगर आप ईएससी क्लियर करते हो, आप डायरेक्टली एडब्ल्यू की पोस्ट पे रखते हो या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे लगते हो, 1-2 साल में जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिप्यूट होते हो। मतलब 2 साल में मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जा रहा हूँ। अगर मैं जेई का रूट पकड़ता हूँ तो मेरे को नहीं लगता आप जेई ज्वाइन कर रहे हो तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे, अगर बनते भी हो तो 20-25 साल लग जाएंगे आपको। सेम एई का पैटर्न है हमारा। तो ये हम शॉर्ट टर्म चीज़ देख रहे हैं यार कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं लेके चल रहे हैं। और इसमें जो बच्चे हैं उनकी गलती नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और यहीं पे हमारा रोल आ जाता है कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन सेम है तीनों के लिए, जेई, एई और मेरे जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है कॉलेजेस का कि हमें बाहर हेल्प लेनी पड़ती है प्रिपरेशन के लिए, नहीं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप कॉलेज में अपना सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस पढ़ के भी इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक कर सकते हो। बट क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, उस तरह का हमें कंटेंट नहीं मिलता कॉलेज के अंदर, इसलिए हमें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है। तो तैयारी मेरी सेम है, एफर्ट सेम लगना है, सवालों का फ़र्क होता है। तो अगर आप सही में एक सिंसियर कैंडिडेट हो जिसे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मेरे हिसाब से टारगेट इंजीनियरिंग सर्विसेज करना चाहिए। इन बिटवीन आपके जो बाकी एग्जाम्स रहते हैं वो आप वो अटेम्प्ट करते रहो। तो वो उसको आप ऐसे लो कि यार ये तो मेरी प्रैक्टिस है,
अगर सिलेक्शन हो जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि जो एजेई की भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो लगाते ईएससी पीवाईक्यूज ही बिल्कुल लगाते कि वही हमें कॉन्सेप्ट इसी से बना मतलब रहे आप यहीं हैं, से पर देखो ना उसको कि देने से डरेंगे। देने से डरेंगे हाँ। कि अभी सर यूपीपीएससी का हो रहा है तो मैं कौन से पीवाईक्यू करूं, ईएससी ईएससी कर लेते हो। और इनफैक्ट आज के टाइम पे जो स्टेट सर्विस भी है हमारी, उनका लेवल भी ईएससी लेवल के इक्विवेलेंट हो गया है। बहुत सारे ईएससी के पीवाईक्यू डायरेक्ट उठ के आते हैं। पीवाईक्यू आ जाते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ गया है। तो जब मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही रहा हूं तो व्हाई नॉट इंजीनियरिंग सर्विसेज। पॉइंट है तो ही। और साइकिल भी वही है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हमारा मेडिकल होता है, सब कुछ सेम चल रहा होता है। तो इसमें बेसिक हमारा कल्चर भी है हमारा कि मोस्टली मिडिल क्लास लोग होते हैं, पेरेंट्स हैं वो भी सहमे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो वो चीज़ बच्चों के अंदर भी जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बड़ा सोच नहीं पाते कि यार मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक भी कर सकता हूँ, तो हमेशा डरे ही रहते हैं। और ऐसा नहीं कि एई सेलेक्ट कर लेंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, जॉब में जाके भी फिर यही नेचर रहता है कि कभी खुल के बाहर नहीं आ पाते। तो जो बेसिक रीज़न है ईएससी अटेम्प्ट नहीं करने का या उसके बारे में सोचने का, वो यही है यार हमारे पास शुरू से ही कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। तो मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि ईएससी क्लियर करना उतना ही आसान है जितना आपका एसएससी जेई है, जितना आपका आरआरबी जेई है, जितना आपके स्टेट एई के एग्जामिनेशन है। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है इसमें कंपटीशन और ज्यादा है। अगर मैं एसएससी आरआरबी की बात करूं, तुमको लग रहा है पेपर हल्का है, लेवल आसान है, पर तुम ऑडियंस तो देखो, ऑडियंस ज्यादा है, कितनी वाइड ऑडियंस है। वो यही मैं कह रहा हूं, पॉइंट्स पे कट ऑफ, एग्जैक्टली पॉइंट पे कट ऑफ ऐसे होती है। तो अगर सर अपन देखें कि जो बेसिक डिफरेंस आता है ईएससी से अदर एग्जामिनेशन का, कि अदर एग्जामिनेशन अपने एमसीक्यू टाइप है और ईएससी सब्जेक्टिव है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि कैसे ये दोनों एक साथ टैकल करना? इसको मैंने शुरू में बोला ना, जब आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, वो तो हमारा कन्वेंशनली है, वो तो सब्जेक्टिव ही है। तो अगर आप कॉलेज का पेपर लिख पा रहे हो तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर लिख पाओगे। Again, वो वो एग्जैक्टली डर आ सेम जाता चलता है, वो डर आ जाता है बस। कॉलेज में हमें आदत है कि पिछले साल के पेपर देख जाएंगे, वैसा ही आ जाएगा, एक दिन पहले पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो बेसिक इनको डर पेपर से नहीं लगता, डर लगता है तैयारी से, कि हम तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। तो उस डर को हटाने के लिए हम लोग हैं कि यार ऐसा नहीं है। और काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं सर क्योंकि आपका क्लियर हो चुका है इसलिए आप ऐसे बोलते हो। ये वापस एक उल्टा थॉट प्रोसेस है, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, क्योंकि हम सोच सकते थे कि हमारा क्लियर होगा इसलिए क्लियर हुआ है। तो ये आज थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है, तभी थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया था। तो जैसे आजकल के, तो मैं बोलता हूँ हर सेशन में, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं एस्पिरेंट्स के पास, टेस्ट सीरीज़ है, इतना कंटेंट मिल जाता है ऑनलाइन, इनको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। और मेरे टाइम पे कुछ भी नहीं होता था। तो जो बाकी एग्जाम्स होते थे मैं उसको टेस्ट सीरीज समझता था कि यार जो भी उस समय पीएसयूज भी अलग पेपर लेते थे, स्टेट सर्विसेज भी अलग से होती थी, तो मैं उनको अटेम्प्ट करता था कि यार मैं तो ईएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो जब मैं पेपर दूंगा मेरा टेम्परामेंट डेवलपमेंट होगा, सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, कॉन्फिडेंस आएगा। तो टारगेट ईएससी था, बीच में पेपर निकलते भी थे तो अच्छी बात है, निकल गए तो। पर आज के टाइम पे वो माइंडसेट ही नहीं है। तो ये माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अगर किसी एस्पिरेंट को लगता है कि नहीं यार मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, इरिस्पेक्टिव आप किसी भी कॉलेज से हो, कि यार मैंने प्राइवेट कॉलेज से हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ आईआईटी वाले एनआईटी वाले पेपर निकालते हैं, सब बिल्कुल बहाना है, फिर से एक एक्सक्यूज़ है खुद के लिए कि मैं तैयारी क्यों ना करूं। मतलब ये एक्सक्यूजेज ढूंढते हैं कि मैं तैयारी छोड़ने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स लाऊं ताकि मैं सेटिस्फाई रहूं कि यार मैं प्राइवेट कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग करी है इसलिए मैं तैयारी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो फिर से ये बहाना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, सिंसियर हो, कमिटेड हो अपने गोल की तरफ, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है आसानी से। एंड जैसा अभी आपने कहा कि सबके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये बात बिल्कुल सही है, सबके पास सेम रिसोर्सेज हैं। अल्टीमेटली एक ही चीज़ बच जाती है, परफॉर्मेंस, आपकी एक्यूरेसी एंड आपके क्या परफॉर्मेंस है। एंड अगर मैं पहले की बात करूं, जब अपन लोग कोचिंग किया करते थे, जब अपन ने प्रिपरेशन की थी, तो अपन को ऑफलाइन जाना पड़ता था। एंड वो सुबह से लेके रात तक बैठे रहो क्लास में, एंड पूरा एग्जॉस्ट होके, ना तुम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ना रिवाइज करने का कुछ टाइम है, एंड बहुत सारी चीज़ें, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। एंड आजकल लोगों को इतने अच्छे अच्छे बैचेस मिल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं, उनकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, वो टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं जो मर्जी। मतलब उस टाइम जो अपन 8-10 घंटे में पढ़ते थे अपने ऑफलाइन में बैठ के, आज तुम 3-4 घंटे में वही चीज पढ़ सकते हो। तो आप बच्चों को कैसे अवेयर करना चाहेंगे कि हम लोग जो कोर्सेज हैंडल करते हैं वो किस तरह से पहले के कंपैरिजन में कितने ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं? देखो, इसको मैं ऐसे ही बोलूंगा, देखो क्योंकि मैं इस वापस साइकिल से गुजर चुका हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ें फेस कर ली है मैंने।
जैसे हम बोलते हैं चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। Yes. आपने बोला कि पहले हम ऑफलाइन में तैयारी करते थे, मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ, उससे पहले हम गुरुकुल में करते थे। हमारे पास लाइफ का एक पूरा फेज होता ना 10 साल का, जिसमें हमें शिक्षा लेनी है। यस हम 10 साल बैठ के गुरुकुल में पढ़ते थे, तो अब 10 साल तो नहीं पढ़ रहे। इससे पहले हम क्या करते थे, 1 साल की तैयारी करते थे, अपना सिलेक्शन लेते थे, जॉब कर लेते थे। अब वो चेंज भी ऑब्सलीट हो गई है। Yes. अब मतलब अब वो चीज़ ऑब्सलीट है, आउटडेटेड है कि आप ऑफलाइन में जाके तैयारी कर रहे हो। आज का टाइम वैसा नहीं है। एग्जैक्टली आज के टाइम में एक तो जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए हैं, जो नॉलेज आपको चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो आपको भी टाइम के साथ बदलना पड़ेगा, अपनी तैयारी को बदलना पड़ेगा, अपने मेथड को बदलना पड़ेगा। अगर आप भी वही पुराने तरीकों से करोगे, घिसे पिटे तरीकों से करोगे, आप भी आउटडेटेड हो जाओगे। तो आपको, और ये चीज़ देख भी रहे होंगे, हमने सबने देखा है कि पहले नॉर्मल टीवी होती थी, आज के टाइम पे एलईडी है, पहले नॉर्मल क्वार्टी कीपैड फोन होते थे, आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। आपने अपने चेंजेस को देखा है, हर चीज डायनामिक है। यस हर चीज़ डायनेमिक है। इतनी कंपनीज को आपने बंद होते हुए देखा है, क्योंकि वो जो ट्रेंड है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। सेम चीज़ हमारे लर्निंग के अंदर भी है। अगर आप अपने लर्निंग के तरीके को चेंज नहीं करोगे, आप ऑब्सलीट हो जाओगे। अब मुझे पता है कि इस बात को बहुत सारे लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या काउंटर करेंगे, और उनके पर्सनल रीजन हो सकते हैं। मैं जो भी बात करता हूँ लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, और फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ, और बात मैं तब करता हूँ जब मैं उस प्रोसेस के थ्रू जा चुका होता हूँ। 100% मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 10 साल ऑफलाइन पढ़ाया होगा। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं 5 साल से। ऑनलाइन में 5 साल पढ़ाना ऑफलाइन में 20 साल पढ़ाने के इक्विवेलेंट होता है। तो मैंने दोनों चीज़ें देखी हुई हैं, मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोनों को। ऑब्वियसली जो ऑफलाइन में अभी होंगे वो बोलेंगे नहीं ऑफलाइन बेटर है, जो ऑनलाइन में होंगे वो बोलेंगे ऑनलाइन बेटर है। आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे, अगर आप अडेप्टेबल रहोगे, तभी आप बाकियों से आगे रहोगे। हम बीट करके सारी चीज़ों को आगे क्यों आ पा रहे हैं, इसी वजह से आ पा रहे हैं क्योंकि हम अडेप्टेबल हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं। मैं तो इस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ कि ऑनलाइन भी चेंज हो सकता है, पैटर्न कैन बी चेंज्ड। तो जैसे ही पैटर्न चेंज होगा, आपको अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। आज के टाइम पे क्या तरीका है, आज के टाइम पे ऑनलाइन का तरीका है। जैसे पहले होते थे 6 महीना मिनिमम टाइम होता था कि तुमको 6 महीने तो भैया ये कोर्स करना पड़ेगा, उससे छोटा कोर्स नहीं होता था। आजकल तो 6 महीने पहले नोटिफिकेशन भी नहीं आती, 2 महीने में पेपर हो जाता है। 2 महीने पेपर होता है। तो इतने कम टाइम में इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसा हुआ कि सीट्स ऐड हुई रेलवे की, और ऐड होने के बाद आपके 6 महीने में पेपर हो गया। तो जब ईएससी 6 महीने में पेपर करा रहा है, आप 6 महीने पहले कैसे अपनी प्रिपरेशन। पॉइंट इज कि डायनामिक पेपर कराने वाले भी हो रहे हैं, वो भी बदल रहे हैं, तो कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बदल रहा है, तो अपन को भी बदलना पड़ेगा। तो अगर हम वही पुरानी फिलॉसफी लेके चलेंगे तो हम रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि साथ में अडेप्ट करने वाले तो हैं। अगर आप देखो कि कितना फायदा है, पहले टाइम पर अगर एक दिन आपने क्लास मिस कर दी, बीमार हो गए, वो चली गई क्लास। अब वो क्लास आपके पास में ऑनलाइन के टाइम में रिकॉर्डेड है, कितना भी टाइम देखो। सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले, आप सोचिए कि जैसे मैं क्या करता था कि मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आने वाला है सब्जेक्ट, वो मैंने सेमेस्टर से पहले ही छुट्टियों में कंप्लीट कर लिया आपके थ्रू या फिर अनअकैडमी के कोई भी टीचर्स के थ्रू। तो अब फायदा क्या हुआ कि अब सेमेस्टर एग्जाम में तो टॉप करना ही है, क्योंकि पहले से ही कंप्लीट है, और साथ में आपका ईएससी और गेट साथ में ही चल रहा है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं, एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और एट द एंड सर, कॉस्ट का तो आप देख ही रहे हैं, सबसे ज्यादा कॉस्ट अफोर्डेबल हम लोग के यहाँ पर ऑनलाइन हो जाता है। देखो, कॉस्ट एक सेकेंडरी एस्पेक्ट होता है, बट मेन चीज़ होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। अगर आज के टाइम पे आप 1 साल वेस्ट कर रहे हो, या 1 साल आपकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, जैसे पहले हम सुनते थे मैंने ड्रॉप किया, आज आपको बहुत कम मिलेगा मैंने ड्रॉप किया। आज ड्रॉप का जमाना गया, पहले बहुत टाइम होता था। आज सारी चीजें डायनेमिक है बहुत। पहले के टाइम पे हम अपने आसपास भी देखते थे, पेरेंट्स को देखते थे, बहुत लेड बैक लाइफ चलती थी। आज के टाइम की जो लाइफ है वो बहुत फास्ट पेस्ड है। पहले हम सोच सकते थे यार 2 साल में ड्रॉप करके इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालूंगा, 3 साल ड्रॉप करके इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालूंगा। आज के टाइम पे ये ट्रेंड बहुत शिफ्ट हो गया। आपको अपने कॉलेज के साथ ही सिलेक्शन लेनी है, क्योंकि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू सेलेक्ट हो जाओगे आप वहाँ पे पूरी सर्विस करोगे। अब तो वो चीज़ भी है कि हो सकता है 10 साल बाद आप कुछ और काम कर रहे होगे। तो अब वो बिल्कुल जमाना नहीं है कि हम इतना टाइम दें हर चीज़ के अंदर, हमें बहुत ही फास्ट पेस्ड अपनी प्रिपरेशन को करना। और एक पॉइंट ये भी होता है कि सर, जब अपन कोचिंग पढ़ते थे, हर एक सब्जेक्ट का फैकल्टी फिक्स होता था कि भैया यही पढ़ाएगा तो तुम्हें इसी से पढ़ना है, चाहे तुम्हें समझ आए चाहे ना आए। अब क्या है,
तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट पढ़ाने के मतलब कितने ऑप्शंस हैं। अगर तुमको इनका नहीं समझ आ रहा भाई इनसे पढ़ लो, इनसे नहीं समझ आ रहा इनसे पढ़ लो। तो ये वाला ऑप्शन भी एक एडवांटेज है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक नहीं रहेगा। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी सब्जेक्ट किसी फैकल्टी का तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, इट मींस वो सब्जेक्ट तुम्हारा गया। अपन हार मान लेते थे कि हम ये नहीं पढ़ सकते। तो एक ये भी एक मेजर ड्रॉबैक होता था जिससे अपन बिल्कुल मतलब ऑप्शंस बहुत है हमारे पास। एग्जैक्टली हाँ। एक और सर क्वेश्चन अपना ये कि जो IRMS की वैकेंसीज ऐड हुई हैं, इनसे क्या लगता है आपको जो अपकमिंग 1-2 साल है उसमें कंपटीशन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? बहुत तेज बढ़ने देखो वाला है? इस साल वाला जो हमारा ESC प्रीलिम्स हुआ 2025 वाला, इसमें तो कंपटीशन बहुत कम है। रीज़न बीइंग वैकेंसीज डबल हो गई हैं। काफ़ी सारे बच्चे सोचते भी नहीं थे कि हम ESC दें, जैसा हम डिस्कस कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो वैकेंसीज बढ़ गई हैं, बच्चे उतने के उतने ही हैं, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं इस बार के सिलेक्शन के लिए। अगली बार कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि अब अगली बार हर कोई फेमिलियर होगा कि हाँ यार ESC में इतनी वैकेंसीज आती हैं। बट हाउएवर इस चीज़ को रिप्लिकेट करने में या पास ऑन होने में भी टाइम लगता है। 2 से 3 साल लग जाएंगे इस चीज़ को मैच्योर होने में। तब तक अगर आप ESC को टारगेट कर रहे हो, बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके, क्योंकि रेलवेज भी इतने सालों बाद वापस रिक्रूटमेंट ले रहा है हमारे ESC के थ्रू। तो वो बैकलॉग को फिल करने में टाइम लगेगा, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रोल आउट होंगी। जो पेपर का लेवल होगा वो भी कंपैरेटिवली आसान रहेगा क्योंकि उनको सिलेक्शन उठाने हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा टाइम है 2025, 2026, 2027 उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आपको इस पॉडकास्ट से जैसा कि आपको क्या समझ में आया कि जितना जल्दी शुरू कर दें उतना बेहतर है। कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होंगी माइंड में, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो हमारे पास में एजुकेटर्स हैं जो आपकी कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे। और फाइनली आपके पास में ये जो 2-3 साल हैं, इतनी सारी वैकेंसीज कभी नहीं आई सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं, सबको ग्रैब करिए। और सर जैसे बता रहे हैं कि बाकियों को टेस्ट सीरीज की तरह आप यूज कर सकते हैं। और ESC बहुत अच्छा एग्जाम है और फाइनली आप जो 10-15 सालों में अचीव करते हैं वो 2 से 3 साल में अचीव कर लेते हैं अगर आप इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्लियर करते हैं। सो सर कोई और कंक्लूडिंग? बिल्कुल, लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अपना पास्ट कभी भी अपने फ्यूचर के सामने नहीं ला के रखोगे। यार मैंने पास्ट में ये गलती कर दी कि ये कॉलेज लिया, मैंने पास्ट में गलती करी कि मैं तैयारी नहीं कर पाया, मेरे बैक लगी हुई है। सर मेरे तो बैक लगी हुई है, क्या मैं सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। मैंने बस एक चीज़ बोली, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ, आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी। बाकी सारी चीज़ों के लिए हम लोग हैं, वो हम फुलफिल कर देंगे। आपकी तरफ से चाहिए होगा कि आप कमिटेड रहें कि मेरे को एग्जाम निकालना है, और हाँ हम टाइम दे सकते हैं इस पेपर को निकालने के लिए। सो आई होप आप सबकी क्वेरीज एंड जो भी आपके डाउट्स थे वो कुछ तो क्लियर हुए होंगे एंड आपको कुछ तो बेनिफिट होगा इस सेशन का। सो मिलते हैं आप लोगों से किसी और ऐसे ही धमाकेदार एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल्सो लेट्स क्रैक इट।